कहते हैं कि हर 7 सालों में इंसान के शरीर के इन कोशिकाओं में तब्दीली आती है। वे नष्ट हो जाते हैं, यानी उनकी कोई अलग सत्ता नहीं रहती। लेकिन उन्हीं में से जो सत्ता शरीर के आयु से जुड़ी होती है, यानी जो अंदरूनी नहीं होती बल्कि बाहरी होती है, वो सत्ता शरीर के जीवन प्रवाह के लिए रह जाती है। शरीर में कभी कभी कर्कट रोग यानी कैंसर पनपने लगता है। वो कैंसर पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। यूँ कहिए कि उनमें कोई शारीरिक सत्ता नहीं होती, वो शरीर से विपरीत कार्य करता है। शरीर के लिए इसे कहा जा सकता है कि क्या हुआ भैया? वही रोज का तमाशा। तू जरा संभाल लेना सत्या। ठीक है। हरी, जगन्नाथ, हरी। मौसा जी, हरी भैया की बेटी बहुत बीमार है, इसलिए छुट्टी दे दी। ओ, अच्छा। मुझे एक कप चाय पिलाएगी बेटा? अभी ले आई। अच्छा पोनी भैया, आप ही कहिए, क्या हम कभी भी मौसा जी का असम्मान करते हैं? पर कभी कभी वो इतना ताना मारते हैं कि। मौसा जी की बातों को दिल से क्यों लगाते हो सुकुमार? तुम जानते हो ना वो कैसे हैं। सुनो, दिल छोटा मत करो, जाओ कहीं घूम के आओ। चित्रा हॉल में अच्छी बायोस्कोप लगी है, कपाल कुंडला। कई दिनों से जाने की सोच रहा था। हाँ, माखन कह रहा था मुझसे। उमा शशि दुर्गादास बनर्जी हैं, है ना? सोचता हूँ आज नाइट शो में देखा हूँ। हाँ जाओ ना। ओ हाँ, तुम्हारी किताब पढ़ ली मैंने, वो भी लेके जाओ। ठीक है। मौसा जी, पता है ब्योमकेश बाबू, मुझे कभी कभी शक होता था कि आपके प्रचारक अजीत बंदोपाध्याय मेरे बचपन का दोस्त अजीत तो नहीं। लेकिन यकीन नहीं होता था। अंदर जाके देखो ना। हाँ,
क्या कहेंगे? अरे नहीं, यानी तुमने डिप्टी कमिश्नर बिदु भट्टाचार्य को नहीं पहचाना। कड़ी हिदायत दी है, उनकी तफ्तीश करने तक मैं किसी भी घर वाले से बात नहीं कर सकता। तो अभी फोन करके क्या कहा उन्होंने? अरे भाई, अभी थाने से निकले हैं, कम से कम 2-2.5 घंटे तो लगेंगे ही। 2 घंटे? ये कोई नया केस है क्या? अरे हाँ, कहीं पे खून हुआ है। और कमिश्नर साहब ने खुद ब्योमकेश को तफ्तीश करने को कहा है। डिप्टी कमिश्नर इसे पसंद नहीं करते, इसीलिए थोड़ा सा परेशान है। ब्योमकेश बाबू, आप खा कर जाइए। हाँ, जरूर खा कर जाऊंगा। और एक बात कहनी थी। हाँ, कहिए ना। मैंने इसीलिए अजीत से कहा था कि वो आपको ले आए। दरअसल एक समस्या आ गई है, लेकिन शायद आप फिलहाल। नहीं, ठीक है, आप कहिए। मेरे पास लगभग 2 घंटे का समय है, कहिए। देखिए, बात बड़ी मामूली सी है, लेकिन मेरे लिए ना बहुत ही रहस्यमयी है। रहस्यमयी? अच्छा, बताइए, बात क्या है? देखिए, मैं एक अमीर घराने का फैमिली डॉक्टर हूँ। घर के मुखिया हैं नंद दुलाल बाबू, और वही मेरे मरीज हैं। अच्छा। जवानी के दिनों में इतने लापरवाह थे कि उम्र ढलते ही उनकी तबीयत बहुत खराब होने लगी। वात की समस्या, लकवे के शिकार और भी कई सारी बीमारियां। मेडिकल साइंस में एक बात कही जाती है कि इंसान की मौत कोई हैरानी की बात नहीं, हैरानी की बात है इंसान का जिंदा रहना। अब उन्हें देखकर मेरे जहन में यही ख्याल आता है। बाबूजी, ले जाओ। क्या समझते हैं, एक बेवकूफ संपादक? मेरे लेख की ये कद्र क्या जाने, नामाकूल कहीं के। बाबूजी, जरा तो खुद को संभालिए। चुप कर, नालायक कहीं का। चला जाए यहाँ से। बाबूजी, आपका गुस्सा तो संपादकों पे है, तो आप खाने पे गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? जैसा मेरा बेटा वैसी मुझे बहू मिली। चली जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ। मोहन, वो क्या साहित्यकार है क्या? उन्हें लगता है कि वो एक कमाल के साहित्यकार हैं। अच्छा। एक बार मैंने उनके किसी लेख को पढ़ा था। इतनी वाहियात और अश्लील भाषा कि उसे पढ़ने के बाद गंगा स्नान करने के बाद भी मन पवित्र ना हो। पूरे दिन भर 2 रंग की कलम पकड़े, कभी लाल स्याही तो कभी काली स्याही से लिखते रहते। ठीक है, पर समस्या क्या है? मकड़ी के रस से किसी को नशा करते देखा है क्या? मकड़ी के रस से नशा? ये क्या है ब्योमकेश? टैरांटुला डांस। स्पेन में इसका चलन था। मकड़ी से कटवाकर लोग नाचते रहते थे। बेहद जहरीली है। साउथ अमेरिका के स्पेनिश लोगों में इस चीज का प्रचलन है। इस टैरेंटुला के जहर को जरा सा लेने से ही इंसान की नसों में एक अजीब सी खलबली मचती है। लेकिन लगातार इसका सेवन करते रहने से लकवे से मौत होना तय है। हमारे नंद दुलाल बाबू को इसी चीज का नशा है। जिस दिन मैं पहली बार उन्हें देखने उनके घर गया, उसी दिन मैंने इस चीज पर रोक लगा दी। देखिए नंद दुलाल बाबू, अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो ये नशे की लत छोड़नी पड़ेगी। अरे चल रहे हथौड़ी डॉक्टर। बड़ा आया मुझे रोकने वाला। कितने आए कितने गए? अब इस घर में उस चीज को नहीं आने दूंगा मैं। ऐसा है क्या? मैं तो फिर भी लूंगा। मैं भी देखूं तुम कैसे रोकते हो। पता है ब्योमकेश बाबू, मैंने उनके घर पे कड़ी निगरानी रखी ताकि उन पर नजर रख सकूं। इसके बावजूद घर वालों की नजर से बच के वे नशे का सेवन करते रहे। ये मकड़ी का रस उन्हें कहां से मिलता है, ये आज तक पता नहीं चला। बड़ी अजीब बात है ये। एक दिन मैं खुद उनके साथ साए की तरह लगा रहा, लेकिन मेरी नजरों से बचकर उन्होंने 3 बार नशे का सेवन किया और मैं पकड़ भी नहीं पाया। अब मेरा सवाल ये है कि वो सबकी नजर बचाकर मकड़ी का रस कहां से पाते हैं और पाने के बाद नशा करते कैसे? मोहन जी, एक फोन कर सकता हूँ? हाँ जरूर। अच्छा, तो मैं ये कितनी बार? 3 बार और मुझे कुछ पता ही 3 नहीं बार? चला। कैसे? हेलो। और उसके बाद? हाँ, ब्योमकेश बख्शी बोल रहा हूँ। हाँ, बिदु बाबू आए क्या? हाँ, शुक्रिया। मैं बस अभी आता हूँ। अजीत, सिगरेट का पैकेट देना। अच्छा ब्योमकेश जी, बाबू, कहिए। पता है कि आप काफी व्यस्त हैं। अरे नहीं, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। मैं इस बारे में मुझे जरा उत्सुकता भी है, पर मुझे माफ कीजिएगा, मैं थोड़े दिन व्यस्त रहूंगा। दरअसल इस समस्या का कोई हल मिलता तो उनकी हाँ, जान आप बच सही जाती। कह रहे हैं, उनकी जान बच जाती है। अच्छा, एक काम कीजिए, आप अजीत कहिए। को अपने साथ ले जाइए।
वो पहले सब कुछ देख आए, उसके बाद उसकी सारी बातें सुनकर मैं आपके लिए समाधान निकाल दूंगा। अजीत, अरे आप फिक्र मत कीजिए, मेरे साथ रहकर आपके इस दोस्त का दिमाग भी काफी चलने लगा है। ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो बस तो ठीक है, अजीत देख लेगा। अजीत सुनो, तुम ध्यान से सब कुछ देख लेना और मुझे जानकारी दे देना। मैं अभी चलता हूँ, देखो जरा बिदु बाबू क्या गुल खिला रहे हैं। नमस्ते मोहन बाबू। जी नमस्ते। नमस्ते। अजीत, नंदुलाल बाबू के पास कैसी चिट्ठियां आती हैं जरा पता लगाना। सही बता, सही बता। हम कुछ नहीं जानते। डिप्टी कमिश्नर बिदु भट्टाचार्य के साथ चालाकी है, कुछ नहीं जानते हैं। हमको ना मारियो। पुलिस की मार पड़ेगी, सब उगल देगा। सच बता, सच बता, सच बता। नहीं, हम कुछ नहीं जाना। तू जानता है कि नहीं, ये मुझे अच्छी तरह पता है, तुझे सब पता है। छोड़ दी मालिक। ओ, आप आ गए, ठीक है बैठिए। नहीं, कोई खास बात नहीं। रात में किसी का खून हो गया, आसामी को मैंने पकड़ लिया, वारंट भी इशू कर दिया। इसके बाद भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं। ना, क्या कह रहे हैं आप? अब जहां आप खुद तफ्तीश कर रहे हैं, वहां भला मेरा क्या काम हो सकता है? मैं बस समझना चाहता था, यानी इस केस में आप मुझे अपना सहकारी मान सकते हैं। इस घर के मुखिया कराली बाबू, कल रात उनका खून हो गया। खून करने का तरीका थोड़ा अलग सा है, इसलिए बड़े साहब थोड़ा परेशान हो गए हैं। ये केस तो मेरे लिए बाएं पैर का खेल है। बाएं हाथ, दाएं हाथ, बाएं हाथ। हाँ वही। तो उनका भतीजा क्या नाम है उसका? मोतीलाल मामा का खून करके फरार हो गया। क्या आप थोड़ा और खुलकर बता सकते हैं? दरअसल बात यह है कि मेरे यहाँ की हालत आपकी सेहत जैसी है। ओह यानी आपकी बुद्धि मोटी है ना? रुकिए बताता हूँ। ठीक से बता, मोतीलाल बाबू कब घर से निकले? हम घड़ी नहीं देखे साहब, 1-2 बजे होंगे। 1-2 बजे होंगे? 2 बजे होंगे? हाँ। ठीक से बोल, कितने बजे थे तब? हमने देखा 12 बजे थे। तब तू कहाँ था? तू यहाँ कब आया था? मोती बाबू के जाए के आधा घंटे के बाद हम किवाड़ बंद कर देले रहनी। सुकुमार बाबू ओकरा के पहले ही आ गए रहले। हाँ। इसका मतलब वो पहले ही आ गए थे। ओ ठीक है, तू जा, फिर बुलाऊं तो आ जाना। जा। हम क्या करी, बेकार में ही फंस गई। हम तो घर चल जाएंगे। समोसा वगैरह खाए बिना दिमाग नहीं चलता। हाँ। दरअसल तफ्तीश करना भी एक कला है, एक आर्ट। बैठिए ना। हाँ? बैठिए। कहाँ? बस यहीं पर, मेरा सहारा लीजिए। ओ। बैठिए। हाँ, ये अब जरा मुझे ठीक से समझाइए। समझ के क्या करेंगे, सब तो मैंने ही पता लगा लिया। पता लगा लिया? हाँ। फिर भी मुझे समझा दीजिए ना। ठीक है, सुनिए। दरअसल बात यह है, इस घर के मालिक कराली बाबू, वो बड़े ही नामी और धनी व्यक्ति हैं। बैंक में उनके 3-4 लाख रुपए पड़े हैं। उनकी पत्नी नहीं थी, लेकिन वो भगवान में विश्वास करते थे। उनके कई आश्रित थे, जैसे कि 3 भतीजे, मोतीलाल, माखनलाल और फोनी, मतलब फोनी भूषण। इसके अलावा उनकी साली के 2 बच्चे हैं, सत्यवती और सुकुमार। अपने कराली बाबू बड़े ही बदमिजाज और गुस्से वाले आदमी थे, मतलब निहायत अजीब और पागल किस्म के थे। उन्होंने अपनी सारी स्थायी और अस्थायी संपत्ति, हेलो सुन रहे हैं ना? हाँ कहिए ना। तो वो अपनी सारी स्थायी और अस्थायी संपत्ति की विल अक्सर बदलते रहते थे। एक दिन जिसे वो अच्छा समझते थे, यानी जो गुड बुक्स में थे, उनके नाम से विल बना देते थे। लेकिन अगर उसके बाद अगर उससे झगड़ा हो गया तो उसका नाम बदलकर किसी और के नाम से विल बना देते थे। इसी बीच हुआ ये, हेलो जी आप सुन रहे थे ना? हाँ कहिए ना, कहिए। उन्होंने यानी लास्ट की जो 3 विल उनकी अलमारी से मिली है, वो पहले थी माखनलाल के नाम, उसके बाद नाम आया कौन सा लाल? मोतीलाल। हाँ मोतीलाल। उसके बाद की विल है सुकुमार बाबू के नाम। सुकुमार बाबू ही हैं आखिरी वारिस। ये मोतीलाल का कमरा है। रात होते ही उनका दिल बेचैन होने लगता है, इसीलिए वो नीचे के कमरे में रहता है। कराली बाबू बड़े सख्त मिजाज थे। रात के 9 बजे के बाद किसी को भी इस घर से बाहर रहने की इजाजत नहीं थी। इस कमरे के ऊपर कराली बाबू सोते थे। आइए।
हर रोज वो लड़की यानी सत्यवती चाय लेकर कराली बाबू को बुलाती थी। आज जब बुलाने पर कराली बाबू ने जवाब नहीं दिया तो देखा कि उनकी मौत हो गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, आइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। मेडुला और फर्स्ट वर्टिब्रा के बीच सुई चुभाकर खून किया मोतीलाल ने। बड़ी अजीब बात है। किसी को पता नहीं चला, मैंने आकर पता लगा लिया। हाँ सो तो है। अच्छा ये मोतीलाल काम क्या करता है, कुछ पता चला आपको? कुछ भी नहीं। अरे 3री क्लास तक पढ़ा है, आवारा लड़का है। बस 2 ही काम था, मामा के पैसे बर्बाद करना और रंगरलियां मनाना। और मोतीलाल के साथ कराली बाबू आखिरी बार कब मिले थे? कल सुबह ही तो मिले थे। मोतीलाल के नाम पे ही तो वो विल बनी थी। उसके बाद कराली बाबू ने सुकुमार का नाम डाल दिया। इस बात पे मामा भांजे में बहुत झगड़ा हुआ। यही तो खून का मोटिव था। खून करके मोतीलाल घर से भाग जाता है। पंडित जी ने देखा था, सब कुछ तो पानी की तरह साफ है। प्याली आधी भरी है और प्लेट पर चाय है। क्यों? मैंने कहा ना। वो मैंने सुन लिया, लेकिन क्यों? आप जैसे शौकिया जासूस की यही प्रॉब्लम है। आपके हाथ में फिलहाल तो कोई केस है नहीं। कराली बाबू की गर्दन पर सुई चुभने के निशान है, वो भी 3। आपने देखा होगा। हाँ मैंने बताया ना, उस मेडुला और रीढ़ के बीच का हिस्सा जिसका मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए सुई को बार बार उस जगह पर चुभा के देखना पड़ता है। माफ कीजिएगा, क्या मैं वो सुई देख सकता हूँ अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो? हाँ। धन्यवाद। बड़ी अजीब बात है। क्यों? अजीब क्या है? सुई में धागा लगा हुआ है। अरे इसमें हैरान होने की क्या बात है? सुई में धागा नहीं रहेगा क्या? कमाल है। हाँ सो तो है। सुई का निर्माण ही तो धागे के लिए हुआ है। विदु बाबू, आपको माखनलाल कैसा लगा? माखनलाल उस मोतीलाल से थोड़ा कम शैतान है। मतलब गांजा वांजा लेता है, नशा वशा करता है, लेकिन बड़े भाई की तरह अपनी बदमाशी के झंडे नहीं गाड़ पाया है। और सुकुमार? सुकुमार बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का। मेडिकल 5th ईयर में पढ़ रहा है। सुकुमार ही कल रात देर से घर लौटा था ना? बोलिए। बाप रे। ये रहा मेरे बायोस्कोप जाने का प्रमाण। हाँ मुझे दीजिए। कराली बाबू तो देर रात तक घर के बाहर रहना पसंद नहीं करते थे, फिर भी आप नाइट शो देखने क्यों गए? नहीं ऐसी तो कोई। अच्छा, आप तो कराली बाबू की सारी संपत्ति के वारिस हैं। हाँ। वाह, काफी पैसे मिले होंगे ना? वैसे आखिरी बार आप कराली बाबू से कब मिले थे? मौसा जी, आप मुझे इस शर्मिंदगी से बचा लीजिए। यानी तुम्हें मेरी ये संपत्ति नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप अपनी पूरी संपत्ति हम सारे भाई बहनों में बराबर से बांट दीजिए। अरे बाप रे, ये लड़का तो बराबरी की बातें करता है। हाँ, मुझे सिखाने चले आए। मौसा जी, मैं आपके फैसले का अनादर नहीं करना चाहता, लेकिन सबको वंचित करके मैं। निकलो यहाँ से। जायदाद में से फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं दूंगा। जानवर, नालायक, निकल जाओ। गेट आउट। अच्छा सुनिए, आप क्या सुकुमार बाबू को खूनी समझ रहे हैं? सुकुमार? हाँ। नहीं, आप ही ने तो कहा था कि मोतीलाल खूनी है। हाँ। तो फिर? हाँ। ये उनकी बहन का कमरा है ना, सत्यवती? हाँ।
लेकिन एक महिला को बेकार में परेशान करके क्या मिलेगा? उनका बयान तो मैंने ले लिया है। ओ, ले लिया? हाँ। फिर तो ठीक है। चलिए। फिर भी एक बार देख लो। हाँ? सुनिए, आपके कमरे की आपको थोड़ी तकलीफ दूंगा, बुरा मत मानिएगा। मैं समझ सकता हूं इतने बड़े हादसे के बाद पुलिस की छानबीन भी जले पर नमक की तरह लगती है। देखिए ब्योमकेश जी, अब बेकार में आप पुलिस को बदनाम न करें। आप पुलिस के आदमी नहीं हैं। ज्यादा नहीं, 2-4 सवाल पूछूंगा। आप ही हर रोज सुबह कराली, माफ कीजिएगा, मैं बैठ सकता हूँ? शुक्रिया। हाँ, तो आप ही रोज सुबह कराली बाबू के लिए चाय लेकर आती थी? आज जब चाय लेकर गई तो पता चला वो गुजर गए। उसके पहले कुछ पता नहीं हाँ, था? कैसी बेवकूफों जैसी बात कर रहे हैं। कराली बाबू के कमरे का दरवाजा क्या हमेशा ही खुला रहता था? इस घर में किसी को भी दरवाजा बंद करके सोने की अनुमति नहीं थी। मौसा जी खुद भी दरवाजा खोलकर ही सोते थे। अच्छा, तो फिर अब बहुत हो गया। आपको तो क्रॉस चेक करना भी नहीं आता। देखिए बिदु बाबू, अगर आपने मुझे इस तरह बार बार परेशान किया तो मैं कमिश्नर को आपकी कंप्लेंट कर दूंगा। क्या आपको वो अच्छा लगेगा? आप इससे पहले कुछ नहीं जानती थी, सोच के बताइए। सोचकर ही बोल रही हूँ, नहीं जानती थी। अच्छा, कराली बाबू चाय में कितनी चम्मच चीनी लेते थे? चीनी मौसा जी चाय में थोड़ी ज्यादा चीनी लेते थे, यही कुछ 3-4 चम्मच। बाप रे, 3-4 चम्मच। तो आज उनकी चाय में चीनी क्यों नहीं डाली? दरअसल आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना, इसीलिए शायद। सुई कहाँ है? सुई? जी हाँ, सुई। आप सिलाई कढ़ाई करती हैं ना? और हाथ का वो थिम्बल भी नहीं दिख रहा। मुझे साफ साफ बताने से आप लोगों का ही भला होता। चलता हूं। माफ कीजिएगा बिदु बाबू, मुझे आपसे धीरज रखने की कला सीखनी चाहिए। तो क्या एक सीनियर ऑफिसर को फोनी भूषण कैसा आदमी है? कौन? फोनी भूषण। वो एक अपाहिज आदमी है। ऐसे लोगों में बहुत से गुण होते हैं और वो इन 3 में से शरीफ लगता है मुझे। शरीफ? आइए मेरे साथ। आप कहाँ? फोनी भूषण के कमरे में। नमस्ते। आप बैठिए, बैठिए। देखिए ब्योमकेश जी, मेरे भैया बदमिजाज हो सकते हैं, लेकिन खूनी नहीं। मैं नहीं मानता कि उन्होंने ये खून किया है। संपत्ति से बेदखल होने की वजह से भी क्या वो ऐसा नहीं कर सकते? ये वजह तो हम तीनों भाइयों के पास है, फिर बड़े भैया पर ही शक क्यों किया जा रहा है? सही कहा। कराली बाबू के साथ आपका रिश्ता कैसा था? देखिए, मेरे अपाहिज और बेबस होने के कारण शायद वो मुझ पे थोड़ा तरस खाते थे, बस इतना ही। मामा जी सहारा नहीं देते तो मैं तो शायद भूखा मर जाता। कराली बाबू की आखिरी वसीयत में सारी जायदाद सुकुमार के नाम है, आपको पता है? हाँ, सुकुमार ही तो सबसे काबिल इंसान है। काबिल इंसान। इन हालातों में आप क्या करेंगे, कुछ तय किया है आपने? सुकुमार ने रहने दिया तो यहीं रह जाऊंगा, वरना। फोनी, भैया को अरेस्ट कर लिया है।
आप माखनलाल हैं? आप कौन? डरिए मत, मैं पुलिस का आदमी नहीं, मामूली सत्यन्वेषी हूँ। सत्यन्वेषी? ब्योमकेश बख्शी? मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, विश्वास कीजिए सर, मैं कुछ नहीं जानता। दोहाई हो हुजूर, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे छोड़ दीजिए। चुप रहे हरामजादे। विधु भट्टाचार्य की आंखों में धूल झोंकता है। बता सच क्या है? विश्वास कीजिए बुद्धू बाबू। बुद्धू बाबू नहीं, विधु बाबू। मैं शराबी अय्याश हूँ, शराब और शबाब में खुश रहता हूँ। कल रात तो मैं उस नाचने वाली के घर था, आप उससे जाकर पूछ लीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। इन्हें कहाँ से गिरफ्तार किया आपने? जोड़ाशाको इलाके में किसी तवायफ के कोठे से। इस विधु भट्टाचार्य ने पूरे शहर में अपना जाल बिछा रखा है। बड़े मुजरिम हो या छोटे, सब मेरी मुट्ठी में हैं। काफी वक्त हो गया, आप घर जाइए, मार मार के सब कन्फेस करवा लूंगा। ए, ले चलो। चल। मुझे कुछ नहीं पता, सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दीजिए। क्या लिख रहे हो अजीत? आनंद बाजार देश नाम से एक पत्रिका निकाल रहे हैं, नए लोगों का लेख ले रहे हैं, उसी के लिए कुछ लिख रहा हूं। लेकिन आज सुबह जो पढ़ा उसके बाद एक भी अच्छा ख्याल नहीं आ रहा है। मतलब अगर वो फारसी तांत्रिक एमएल जोला भी पढ़ते ना तो उन्हें भी उल्टी आ जाती। ऐसा भी क्या पढ़ लिया? याद है ना आज सुबह कहाँ गए थे? सुबह? ओ, वो मकड़ी का रस। हाँ, मैं भूल गया था। अच्छा तो बताओ फिर, क्या देखा उस घर में? जैसे ही हम उनके घर पहुंचे, अब ये किसे ले आए डॉक्टर? ले जाओ ले जाओ ले जाओ, इसे ले जाओ ले जाओ। आज फिर से ली? हाँ तो अच्छा ही किया ना, किसी के बाप का क्या जाता है। ये जहर ये जाने कहां से लाते हैं और ना जाने कब लेते हैं, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। समझाने वाला। देखिए, ये जहर आपके शरीर को नष्ट कर रहा है, दिमाग को छलनी बना रहा है। ऐसा है क्या? हाँ। तो तुम्हारा दिमाग तो काफी तेज है, तो तुम पकड़ क्यों नहीं पाते बोलो? चारों तरफ पहरा बिठाया है लेकिन फिर भी पकड़ नहीं पाते। बुद्धू बुद्धू, पकड़ना नहीं आता, पकड़ना नहीं आता। नमस्कार नंद। अपना नमस्कार अपने पास रख। तो आप दोनों के सिवा उनके कमरे में कोई तीसरा नहीं जाता नहीं। है ना? कोई चिट्ठी विट्ठी आती है? हफ्ते में एक बार रजिस्ट्री से आती है, कोलकाता से ही। रिबेका लाइट नाम की एक महिला भेजती है। सिर्फ सफेद कागज और कुछ भी नहीं। अच्छा, आपके पिताजी नंद दुलाल जी, वो किसी को चिट्ठी लिखते हैं? नहीं, लेकिन क्या? हर महीने रिबेका लाइट नाम की महिला को ही 100 रुपए मनी ऑर्डर से भेजते हैं। आखिर बाहर से वो चीज घर में आती कैसे है और नंद दुलाल बाबू उसका सेवन कैसे करते हैं? रजिस्ट्री से कोरे कागज क्यों आते हैं और इस महिला को रुपए भी क्यों भेजे जाते हैं? इन सब पर गौर करो अजीत। अरे धत, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, कुछ नहीं समझा। इससे तो अच्छा तुम अपने मामले के बारे में बताओ ना। तुम्हें क्या लगता है वो खून मोतीलाल बाबू ने किया? तो फिर कौन? कौन?
मोतीलाल को छोड़कर बाकी रह जाते हैं फोनी, माखन, सुकुमार और सत्य। सबका स्वार्थ एक समान है। सत्यवती का भी? क्यों नहीं? लेकिन उसका स्वार्थ क्या होगा? आखिरी विल के मुताबिक उसके भाई को ही सब कुछ मिल रहा है। जो शख्स बात बात पर विल बदले, उसका खून करने से विल बदलने का डर नहीं रहता। इसीलिए सत्यवती भी मेरे शक के घेरे से बाहर नहीं है अजीत। अच्छा ब्योमकेश, तो तुम कह रहे हो कि कराली बाबू के नाक पर जो दाग है वो क्लोरोफॉर्म से हुआ है? ये बात बुद्धू बाबू से नहीं कह सकता। उन्हें लगता है कि वो सर्दी से हुआ। अच्छा, खून रात के 12 बजे ही हुआ था, ये बात तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो? मेरा अनुमान, लेकिन एक बात मैं समझ नहीं पा रहा, और वो ये कि हत्यारे ने सुई वहां पर क्यों छोड़ दी। मारने के बाद उसे निकाल कर ले जाता कोई सबूत भी नहीं रहता। और फिर सुकुमार के कमरे में ग्रेज एनाटॉमी की किताब के खास पन्ने पर लाल पेंसिल का निशान, लेकिन वो पेंसिल कहाँ है? उस निशान लगी जगह पर क्या लिखा हुआ था? मेड्यूला और फर्स्ट वर्टिब्रे के बीच में सुई चुभाने से मौत निश्चित है, कोई नहीं बचा सकता। यानी विल के गवाह हैं बावर्ची और नौकर। हाँ, ये दो लोग। हाँ, लाइए। बिदु बाबू, हाँ? घर के बाकी कमरे भी सर्च कर लेते तो अच्छा होता ना। नहीं नहीं, जरूरत क्या है, मैंने सब कर लिया है, मुजरिम भी पकड़ लिया है। आपको इस सब में पढ़ने की क्या जरूरत है? ये भी सही है। ठीक है, मैं चलता हूँ। कहाँ? घर ही जाऊंगा, पर सोच रहा था कि उससे पहले एक बार कमिश्नर के ऑफिस हो आऊं। मुझे रिपोर्ट भी तो देनी है। ब्योमकेश बाबू, हाँ, कहिए ना। आपको कौन कौन सा कमरा सर्च करना है? आइए बताता हूँ। अंग्रेजी के 1933 के 22 सितंबर की तारीख को मैं पूरे होशो हवास के साथ ये विल बना रहा हूं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी तमाम स्थायी अस्थायी संपत्ति और नकद रुपए मेरे सबसे छोटे भांजे श्रीमान फोनी भूषण को मिलेगा। पहले जो भी विल बनाई थी वो सब आज से खारिज हो जाती है। हस्ताक्षर श्री कराली चरण बासु। अच्छा बच्चू, ये विल गायब करने की फिराक में थे ना? हाँ? सर, ये क्लोरोफॉर्म का बॉटल भी मिला है। क्या? हाँ सर, मतलब कराली बाबू के नाक पर जो दाग दिख रहे थे वो क्लोरोफॉर्म के ही निशान थे। हाँ, वो ब्योमकेश जी तो यही कह रहे थे। चुप! ब्योमकेश बाबू कह रहे थे। कल का छोकरा वो क्या कहेगा? मैंने ही तो कहा था। क्यों? हाँ, पकड़ो। अच्छा, वो सुई से सिलाई करते समय उंगली में जो पहनते हैं उसका क्या नाम है? वो थिम्बल। थिम्बल? वो थिम्बल मिला क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं। ओ, उसे ढूंढने में पता नहीं कितना समय लग जाएगा। जो भी हो, अब जाओ लॉकअप में डाल दो। सर। हाँ, ले चलो। मूव। यानी मोतीलाल को छोड़ दिया। चलो अच्छा है, बिदु बाबू को कुछ तो समझ आया। अच्छा, सुकुमार के कमरे के सिवा और किसी के कमरे की तलाशी ली थी क्या? नहीं ली। क्यों? बिदु बाबू को तो कुछ भी जरूरी नहीं लगता। नहीं, देखिए, सुकुमार के खिलाफ कड़े से कड़े सबूत मिलने के बावजूद भी मैं कहूंगा कि तफ्तीश को जारी रखिए। वो लाल पेंसिल और थिम्बल जब तक नहीं मिलता है, तफ्तीश को रोकना सही नहीं होगा। और डॉक्टर की रिपोर्ट आई क्या? मृत्यु का समय क्या बताया? खाने के 3 घंटे बाद, यानी रात के 12 बजे, है ना? ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। हाँ हाँ, मैं कल आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा।
ब्योमकेश, यानी कि सुकुमार ही खूनी है? देखो अजीत, खूनी सबको ये दिखाना चाहता है कि कराली बाबू का खून किसी डॉक्टर ने ही किया है। एनाटॉमी के ज्ञान के बिना इस तरह का खून करना मुमकिन नहीं। जिस सुई से खून हुआ वो उनकी बहन के पास से ली गई थी, यहां तक कि धागा भी लगा हुआ था। और सुकुमार ने खुद बताया था कि उस रात कराली बाबू के साथ उनकी बहस हुई थी और कराली बाबू फिर से अपनी विल बदलेंगे ये वो अच्छी तरह से जानता था। खून की वजह बिल्कुल साफ है। तो फिर शक किस बात पे है? बात यह है अजीत के सारे सबूत हमें दिखाए जा रहे हैं। शक की वजह यही है। ब्योमकेश बाबू, आप मेरे भैया को बचा लीजिए। भैया निर्दोष हैं, वे कुछ भी नहीं जानते, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन सारे सबूत तो उनके खिलाफ हैं। वो सब झूठ है। भैया कभी भी जायदाद के लालच में खून नहीं कर सकते। हमें किसी जायदाद की जरूरत नहीं है ब्योमकेश बाबू। आप बस मेरे भैया को इस मुसीबत से बचा लीजिए। मेरे भैया ने कुछ नहीं किया, यकीन कीजिए। यकीन करने से पहले मुझे सारी बात जाननी होगी। मैंने तो आपसे कोई भी बात नहीं छिपाई। छिपाई है, बेशक छिपाई है आपने। आप उस रात कराली बाबू की मौत के बारे में जानती थी, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया। आप बताना चाहेंगी? जब मैं मौसा जी के कमरे में गई, एक महक आ रही थी, तेज नहीं, मीठी मीठी सी। मैं समझा नहीं सकती। क्लोरोफॉर्म। उसके बाद अगले दिन सुबह किसी तरह चाय बनाकर मौसा जी के कमरे में पहुंची। राही, क्या तुम राह भटक गए हो? ये माजरा क्या है बताओगे? मतलब सत्यन्वेषी अचानक कविता कैसे कहने लगा? मेरा मजाक उड़ा रहे हो अजीत? रास्ता ही तो ढूंढ रहा हूं। और सुनो, कभी कभी कविता से ही सारी समस्याओं का हल मिल जाता है। कविता से? पता है ब्योमकेश, मैंने उस मकड़ी के रस का राज निकाला। तुम्हारी मकड़ी का रस, वो सब छोड़ो। अब मेरी बात सुनो, आज नाइट शो चलते हैं, कपाल कुंडला बायोस्कोप देख के आते हैं। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? क्यों? तुम्हारी तबीयत खराब तो नहीं है? कुछ लेते क्यों नहीं? जानते हो ना ये मेरी कुंडली का दोष है। पंडित जी ने पहली बार कुंडली देखते ही कह दिया था कि ये लड़का तबाही मचाएगा। चलो चलो चलो, अच्छी देर मत करो, चलो चलो चलो। कुटीराम, तुम खाना खा के सो जाना, हम बाहर खाएंगे। चलो 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 चलो, आओ अजीत, चलो, देर हो जाएगी, चलो चलो। पता है ब्योमकेश, ये बायोस्कोप देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा अजीत, तुम कह रहे थे तुम मकड़ी के रस का राज जान गए हो? उस राज का पर्दा मैंने फाश कर दिया है। ऐसा है क्या? हाँ। वाह, बताओ क्या पता चला? नंदुलाल बाबू के कमरे में हर एक कोने में दाएं बाएं मैंने मकड़ियां देखी। और जब घर में कोई नहीं होता तो वो क्या करते हैं, वो उन मकड़ियों को पकड़ते हैं, उन्हें दबा के रस निकाल के चूस चूस के पीते हैं और उन्हें नशा हो जाता है। अजीत, हाँ? कल एक काम करना। क्या? तुम्हारे जूतों में जो पैरों की धूल लगी है ना, सब इकट्ठा करके कागज में भर के मुझे देना। लेकिन क्यों? मैं रोज सुबह उठ के अपने माथे से लगाऊंगा।
मकड़ी को दबा पागल हो गए हो क्या? उसका रस पीते हैं। अजीत, नंदुलाल बाबू की जीप का रंग लाल है क्या? क्यों? पता करो। उसी में इस रहस्य का समाधान छिपा है। ब्योमकेश बाबू, ये सुकुमार असली कल्प्रिट है, ये बात मुझे पहले से ही पता थी। अच्छा, ऐसा? हाँ, जाहिर नहीं किया, उसकी फिरकी ले रहा था। अरे बाप रे। क्या देख रहे हैं? देख रहा था फिरकी कहाँ है। अजीत, विधु बाबू देखिए कैसी अजीब बात है। हाँ? अरे शांत रहिए। विधु बाबू, आप इसे पकड़ कर रखिए, छोड़िएगा नहीं। चलो 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 चलो। विधु बाबू, आप तब तक इसकी फिरकी लेते रहिएगा। फिरकी? चंद रुपयों के लिए मामा जी की जान चली गई। वो कहते ना, अर्थम अनर्थम। नहीं ब्योमकेश बाबू, इस संपत्ति को पाकर मैं खुश नहीं हूँ। ये तो फिजियोलॉजी की किताब है, सुकुमार जी की है ना? हाँ, सुकुमार अक्सर मुझे उसकी डॉक्टरी की किताबें पढ़ने को देता था। इस घर में एक वही तो था जिसे मैं अपना समझता था। लेकिन देखिए, किसके दिल में क्या रहता है ये समझना बहुत मुश्किल है। फोन बाबू, लगता है आप ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। हाँ, उसी के सहारे तो जिंदा हूं। अच्छा ब्योमकेश बाबू, क्या आपको सच में लगता है कि सुकुमार ने ही ये काम किया है? देखिए, शक की सुई तो उन्हीं पर जाकर टिकी है। सारे सबूत उन्हीं के खिलाफ हैं। ठीक से समझाऊं? हाँ। देखिए, इस मामले में एक बात तो साफ है, जो अपराधी है वो बेवकूफ भी है और चालाक भी। यानी उसने खून तो बहुत ही चालाकी से किया, लेकिन नासमझ की भांति सारे सबूत अपने कमरे में ही छोड़ दिए। सत्यवती की सुई से ही सुकुमार को खून करना पड़ा, और उस विल को अपने कमरे में ले जाकर रख दिया। फाड़ के फेंक देता, समस्या ही नहीं रहती। अब इससे क्या साबित होता है? क्या? इससे यह साबित होता है कि अपराधी बेवकूफ नहीं बल्कि निहायती चालाक और बुद्धिमान है। लेकिन बुद्धिमान लोगों से भी गलतियां हो जाती है फोनी बाबू, जैसे इस मामले में हुई। जी, समझा के कहूं? कैसी गलती हो? अच्छा, उससे पहले मुझे आप एक पेंसिल दीजिए ना, मैं एक नमूना बनाकर दिखाता हूँ। अजी देखो ना, वहाँ कोई कागज है क्या? हाँ, चलिए पेंसिल दीजिए। ये हाँ, लीजिए। लाइए लाइए। मिला? और ढूंढने की जरूरत नहीं है, नमूने की भी जरूरत नहीं है, यूं ही बता देता हूं। देखिए, इस मामले में अपराधी ने 3 गलतियां की। पहली गलती, उसने ग्रेज एनाटॉमी की किताब के एक खास पन्ने पर लाल पेंसिल से निशान बनाया था। दूसरी गलती, उसे कानून का इल्म नहीं था। कानून का इल्म नहीं था? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए उसका इतना सब कुछ करना सब बेकार हो गया फोनी बाबू। क्या? अजीत अजीत अजीत, क्या कहना चाहते हैं आप? इस विल को जरा देखिए फोनी बाबू। सुकुमार बाबू के घर से मिली है ये विल। ये विल बेमानी है, इस पर साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? लगता है आपको समझ नहीं आया। मैं दोबारा समझाऊं? ना 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 ना, मैं समझा सकता हूँ। सुनिए 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 सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपने माखन के हाथों पहले क्लोरोफॉर्म की शीशी मंगवा के रख ली। उस दिन शाम को सुकुमार के साथ कराली बाबू की बहस होने के बाद ही आपको अंदेशा था कि कराली बाबू फिर से विल बदलने का सोचेंगे, और हिसाब के मुताबिक इस बार आप ही होंगे। आपने देखा ऐसा ही हुआ है, लेकिन उस विल को कराली बाबू और ना बदल पाए, इसलिए आपने उनको रास्ते से हटाना मुनासिब समझा। आपको तजुर्बा नहीं था फोनी बाबू, इसलिए सही जगह का पता लगाने के लिए आपको 3 बार सुई चबानी पड़ी। सुकुमार जैसा मेडिकल स्टूडेंट ये एक ही बार में कर देता। अगर विल आप सही जगह पर रखते तो सुकुमार को फंसा नहीं पाते, लेकिन खुद को बचाने के लिए किसी और को फंसाना जरूरी था।
इसीलिए विल और क्लोरोफॉर्म की शीशी आपने सुकुमार के कमरे में रख दी। आपको पता था कि इतने बड़े हादसे के बाद सबके कमरे की तलाशी होगी और तब वो विल भी निकल आएगी। एक तीर से दो शिकार, एक तरफ सुकुमार को फांसी और दूसरी तरफ संपत्ति आपकी। क्यों? थिम्बल फेंक दिया था क्या? मुझे थोड़ा वक्त दीजिए ब्योमकेश बाबू, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तैयार हो जाइए। तब से कह रहा हूँ, जवाब दे। बात नहीं समझ में आ रही है ना तुझे? बता, किसने कहा था क्लोरोफॉर्म लाने के लिए? बोल बोल। फोनी भैया ने कहा था। फोनी? कहा था उन्हें नींद नहीं आती, थोड़ा क्लोरोफॉर्म लेने से नींद आ जाएगी। मजाक हो रहा है? मजाक हो रहा है मेरे साथ? क्लोरोफॉर्म क्या नींद की गोली है? विधु बाबू से छोड़ दीजिए। अच्छा ब्योमकेश बाबू, आप कहना क्या चाहते हैं? हा? कभी कहते हैं पकड़ के रखिए, कभी कहते हैं छोड़ के लिए दीजिए। कब कहा था? फिरकी लेने के लिए कहा था। बात क्या है बताएंगे? देखिए ब्योमकेश बाबू, कमिश्नर से आपकी जान पहचान है तो क्या जब चाहेंगे मेरा मजाक उड़ाएंगे, तंज करेंगे मुझ पर? ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, बता देता हूँ। अच्छा सच सच बताइए, कराली बाबू का खून असल में किसने किया है? ब्योमकेश बाबू, मैं चला। मैं एक अपाहिज और लाचार हूँ। यहाँ मुझे सहारा नहीं मिल सकता। जब संपत्ति ही नहीं मिली तो जिंदा रहने की कोई वजह नहीं रही। मामा जी को मुझसे प्यार नहीं था, ये लो पकड़ो। लंगड़ा समझकर धिक्कारते थे। जा जा। इसलिए उन्हें मारने का कोई मलाल नहीं है मुझे। हाँ, मैं सुकुमार का दोषी हूँ, लेकिन उसके सिवा फांसने के लिए और कोई था भी तो नहीं। और वैसे भी उसको फांसी लगती तो मेरा एक और फायदा होता, लेकिन वो बात अपनी लाचारी के कारण कभी किसी से नहीं कह पाया, और आज भी कुछ नहीं कहूंगा। सत्यवती के कमरे से ही मैंने थिम्बल और सुई चुराई थी। आपके सिवा मुझे और कोई नहीं पकड़ पाता। फिर भी आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं। अलविदा। अच्छा ब्योमकेश, तुम हर रोज इसी वक्त सज धज के कहाँ जाते हो बताओगे? कोई नया केस है क्या? एक बहुत ही गुप्त केस है। तो तुम्हारा मुवक्किल भी बहुत शौकीन होगा, जौहर कोट कुर्ते वाला डिटेक्टिव। सत्यन्वेषी के बिना उसका दिल नहीं भरता। सत्य की खोज करना इतना आसान नहीं है अजीत, उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। देखो, सत्य की खोज तो तुम कई सालों से कर रहे हो, लेकिन इतना सचते सवरते तुम्हें मैंने कभी भी नहीं। ये एक अलग तरह का सत्य है अजीत, तुम जैसे ब्रह्मचारी इसे नहीं समझ पाएंगे। हाँ, वो तो तुमने सही कहा। लेकिन तुमने मेरी मकड़ी के रस की समस्या नहीं सुलझाई। नंदूलाल बाबू की जीप का रंग पता चला? लाल। हाँ तो बस, हो तो गया। अरे क्या हो तो गया? उफ अजीत, अब भी नहीं समझे?
अच्छा सुनो, तुम मोहन बाबू या अरुण बाबू से ये कहना कि उनके कमरे में से लाल स्याही की शीशी और लाल फाउंटेन पेन हटा दें तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, लाल स्याही की शीशी में मकड़ी का रस रखा है, लेकिन उसे घर में कौन लेकर आता है? दिमाग पर जोर डालो, ठीक से समझ आ जाएगा। पोस्टमैन, और वो मनी ऑर्डर क्यों करते हैं? उफ अजीत, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। उस नशे की कीमत चुकाने के लिए। हाँ, तुम बिल्कुल समझ गए अजीत। अब मेरी बात जरा सुनो, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं कुछ दिनों तक एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही अहम केस में बिजी रहूंगा, सत्य की खोज में डूबा रहूंगा। इस दौरान अगर कोई नया केस आ गया तो मैं आशा करता हूँ तुम उसे सुलझा लो। ठीक है, मैं चलता हूं। मतलब क्या है? मतलब बहुत ही गहरा है मेरे दोस्त, चलता हूं। क्या आपको रहस्य पसंद है? क्या मतलब? मतलब मान लीजिए अगर आपकी पूरी जिंदगी खून, चोरी, डकैती के बीच में गुजरे और वो भी आपके साथी की वजह से, तो आपको एतराज होगा? आप कहना क्या चाहते हैं ब्योमकेश जी? मैं समझ नहीं पा रही। सही वक्त पर कविता क्यों नहीं याद आती? ओ हाँ, अच्छा आपने वो वाली कविता सुनी है? राह भुला दे ऐसी हवा है तू। नहीं, ये नहीं है। हाँ, एक ही राह पर चल पड़े हैं दो अजनबी, फिर बन गए वो जिंदगी भर के साथ। हाँ। लेकिन अचानक ये कविता क्यों? ये कविता क्यों? नई शुरुआत के लिए। मतलब क्या मैं आपसे वो कर सकता हूँ? वो मतलब? वो मतलब शादी। मैं कह रहा हूँ कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मतलब आप समझ गई ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ?